पहली बार हम सबको ये देखने को मिल रहा है कि रेल बजट जो आजादी के बाद से ही एक विजन डॉक्यूमेंट की बजाय एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट बनकर के रह गया था, उस सब से हटकर के एक जो पहल माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी ने प्रारंभ की थी, उसके सार्थक परिणाम हम सबके सामने हैं। लेकिन भारतीय रेल के साथ जितना मजाक रेल बजट के माध्यम से होता रहा, उसने रेल की वित्तीय स्थिति को अत्यंत खराब किया। उसके सिस्टम में सुधार के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे वे प्रयास नहीं हो पाए, और जिसका परिणाम था कि भारतीय रेल प्रतिवर्ष लगभग 25,000 करोड़ के एक बड़े घाटे की ओर अग्रसर होकर के केवल भारत सरकार के अनुदान पर चलने के लिए निर्भर हो गई थी। हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय रेल मंत्री का, जिन्होंने पिछली बार यहां पर जब रेल बजट प्रस्तुत किया तो पहली बार लगा स्वतंत्र भारत के में कि यह कोई राजनीतिक रेल बजट नहीं बल्कि भारतीय रेल का एक विजन डॉक्यूमेंट है, जो देश को और भारतीय रेल को आगे बढ़ाने में, भारतीय रेल के तंत्र के मूलभूत सुधार में, यात्रा के दौरान गुणवत्ता, सुरक्षा, तकनीकी सुधार, पारदर्शिता और प्रबंधन में सुधार आदि जैसे जो महत्वपूर्ण कदम थे, इनको उठाने में सफल होगा। और वह हम सबको आज दिखाई दे रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने रेल बजट की एक औपचारिकता को समाप्त करवा करके आजादी के बाद भारतीय रेल के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी के जो वक्तव्य रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस बात को कहा था कि भारतीय रेल को हम भारत की प्रगति और आर्थिक विकास की रीढ़ बनाना चाहते हैं। तो इससे सुविधा क्या होगी? रेल बजट जो अलग नहीं रहा, और उस विकास की, आर्थिक विकास की रीढ़ बनाने के क्रम में ही एक जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, माननीय रेल मंत्री ने वो प्रयास प्रारंभ किया। जब हम भारतीय रेल की चर्चा करते हैं तो भारतीय रेल एक प्रबंधन के अंतर्गत संचालित दुनिया का एक सबसे बड़ा उपक्रम है, जिसमें 13 लाख से ऊपर कर्मचारी, लगभग 66,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क, प्रतिदिन 12,335 से अधिक रेलगाड़ियां और 3 करोड़ यात्रियों का आवागमन। इतने बड़े नेटवर्क के बारे में, जो सचमुच भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जिसको कार्य करना चाहिए था, जो एक ईमानदार पहल होनी चाहिए थी, वह पहल पिछले 2.5 वर्ष के दौरान भारतीय रेल में किए गए कार्यक्रमों के माध्यम से देखा जा सकता है। और इसीलिए
जब आज से 2.5 वर्ष पहले यहां पर केंद्र में नई सरकार आई थी तो इस सरकार ने इससे पहले कहा था सबका साथ सबका विकास, और आज हम भारतीय रेल के माध्यम से इसको देख सकते हैं। भारतीय रेल में इस दौरान हुए सुधार उन इरादों को स्पष्ट करते हैं जो अच्छे दिन लाने के चुनाव के पूर्व की गई घोषणाओं के माध्यम से दिखाई देता है। महोदय, बहुत सारे लोगों को इस बात की जिज्ञासा होगी कि सार्वजनिक सेवाओं, सरकार की नीतियों, उसके अनुपालन और आम लोगों के जीवन में ये अच्छे दिन आए या नहीं आए, तो कैसे आए हैं, इसका स्वरूप अल्पकालिक है या दीर्घकालिक है। इन सब मुद्दों को अगर देखना है तो मुझे लगता है कि भारतीय रेल उसका एक जीवंत उदाहरण हम सबके सामने है। महोदय, भारतीय रेल के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह यात्रियों की सुविधा से संबंधित थी, सुरक्षा और संरक्षा की थी, समयबद्धता की थी, और लगातार घाटे में चल रहे रेल जो केवल भारत सरकार के सामान्य बजट के अनुदान पर निर्भर होकर के चलने को मजबूर हो गई थी। कैसे हम फंड जुटा सकें, ये सब संसाधनों के अभाव से जूझ रही भारतीय रेल, इन सब पर जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ, यह हम सब पिछले 2.5 वर्ष के दौरान किए गए कार्यों के माध्यम से देख सकते हैं। महोदय, भारतीय रेल में जब हम चर्चा करते हैं तो सूचना क्रांति के इस दौर में भारतीय रेल ने इस बात को स्पष्ट अनुभव किया कि इस देश के लगभग हर हाथ में एक मोबाइल फोन है, और उस मोबाइल फोन का उपयोग कैसे हो सकता है। आज रेलवे की ट्विटर सेवा इतनी उपयोगी हो चली है कि किसी भी ट्रेन में यात्रा कर रहा कोई भी पैसेंजर या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको तत्काल किसी सुविधा की आवश्यकता है, उपलब्ध नहीं है, तो माननीय रेल मंत्री के ट्विटर पर अपनी बातें भेजता है और अगले स्टेशन आते आते उस पैसेंजर को सुविधा वहां प्राप्त होती है। यह अच्छे दिन की शुरुआत यही है। मुझे लगता है जब हम अच्छे दिन की बात करते हैं तो दोनों बातें आती हैं, जहां आम जन सुविधा के लिए तरस रहा न हो बल्कि उसको सुविधा प्राप्त हो रही हो, लेकिन जिन लोगों ने देश को लूटा है उनको जब अपने बुरे दिन आने लगते हैं तो उनको अच्छे दिन अच्छे नहीं लगते हैं। और मुझे लगता है कि जब ट्विटर की भारतीय रेल की सुविधा का उल्लेख आमजन करता है तो बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यह शुरुआत भारतीय रेल ने प्रारंभ की और माननीय रेल मंत्री के उस ट्विटर सेवा तो मुझे लगता है सोशल मीडिया में तो पूरा छाया हुआ है। मीडिया की सुर्खियां हमेशा बनी रहती हैं इन सब चीजों को लेकर के, तो एक अच्छी बात उसके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। दूसरा, ई कैटरिंग की व्यवस्था। पैसेंजर ट्रेन से यात्रा कर रहा है, उसको अपनी मनपसंद का भोजन चाहिए, वह मैसेज देता है, उसको सुविधा वहां प्राप्त होने लगी है। अधिकतर एक्सप्रेस गाड़ियों में इस प्रकार की सुविधा प्रारंभ हुई है। महोदय, ई टिकटिंग की व्यवस्था, पहले प्रति मिनट 2000 टिकट निकल पाते थे, आज प्रति मिनट 7000 से अधिक टिकट उपलब्ध हो रहे हैं। यह आधुनिक जो व्यवस्था के साथ जोड़ने का प्रयास हुआ है, मुझे लगता है एक बड़ी बात है। इसके अलावा मोबाइल संदेश के माध्यम से जो टिकट की स्थिति और यहां तक कि
यात्री को कहां पर उतरना है, उसके उतरने के लिए बैकअप कॉल की व्यवस्था ये भारतीय रेल ने प्रारंभ की है मोबाइल सेवाओं के माध्यम से। और हम सबको यानी आज समाज का हर तबका भारतीय रेल के इस अभियान को किस रूप में देख रहा है। मुझे लगता है कि मुझे जेएनयू के एक प्राध्यापक का फेसबुक पर लिखा गया उनका पोस्ट याद आता है, जिन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि भारतीय रेल में यात्रा करते समय उनको किस बात की अनुभूति हुई कि वे जा रहे थे, एक जनरल कोच में यात्रा कर रहे थे और उन्होंने देखा कि जो वॉश बेसिन था वह ब्लॉक हो गया था। वहां पे एक टेलीफोन नंबर लिखा था, उस पर उन्होंने मैसेज भेजा। 5 मिनट के बाद वहां पर प्लम्बर उपस्थित था। उसने 10 मिनट के अंदर उस वॉश बेसिन की सुविधा को ठीक किया और उन्होंने अपने पोस्ट में इस बात का उल्लेख किया कि 15 मिनट के अंदर सारा कार्य संपन्न हो गया था, यानी फाइल क्लोज हो चुकी थी। यह है भारतीय रेल की वर्तमान की कार्य पद्धति, जहां पर हर पैसेंजर उस सुविधा का उल्लेख करने को मजबूर है क्योंकि उसको उस प्रकार की सुविधा प्राप्त हो रही है। यही नहीं, पहले की तुलना में आप भारतीय रेल में जिस प्रकार की सुविधाएं देख रहे हैं, अच्छे साफ सुथरे बिस्तर लोगों को मिलने प्रारंभ हुए हैं। ये जो सुविधाएं हैं, इन सब का उल्लेख इस बारे में आवश्यक भी है क्योंकि लोग अक्सर इस बारे में चर्चा करते हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे। मुझे लगता है कि जब लोगों को सामान्य जीवन में जिस सुविधा के लिए उसने शुल्क दिया है और उसको शुल्क के बदले उस प्रकार की सुविधा समयबद्ध ढंग से प्रारंभ हो रहा हो, मिल रही हो, तो मुझे लगता है ये अच्छे दिन की शुरुआत है। और भारतीय रेल ने सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल सेवाओं के माध्यम से आम जन को, आम यात्री को इन सुविधाओं को देना प्रारंभ किया है। एक अच्छा प्रयास है। हम माननीय रेल मंत्री का इसके लिए अभिनंदन करना चाहेंगे। महोदय, भारतीय रेल के सामने जो दूसरी चुनौती थी वह है सुरक्षा और संरक्षा का। यह एक चुनौती है और जो अक्सर आलोचना का शिकार जिसके माध्यम से भारतीय रेल को होना पड़ा है। इसमें जो प्रयास हुए हैं, यद्यपि भारतीय रेल को कुछ आतंकी घटनाओं का भी सामना करना पड़ा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण रही है। कार्रवाई हो रही है। हम लोग विश्वास करते हैं कि अगर इन आतंकी गतिविधियों को समय रहते रोक दिया जाएगा तो भारतीय रेल, यद्यपि आज भी सड़क दुर्घटनाओं की तुलना में भारतीय रेल की दुर्घटनाओं को देखें तो काफी कम है, लेकिन उसको और भी सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि हर अच्छे कार्य में और भी अच्छा करने की गुंजाइश होती है, उसको और अच्छा करने की गुंजाइश के तहत भारतीय रेल ने जो कार्य प्रारंभ किया है वह स्वागत योग्य है। और खासतौर पर भारतीय रेल में जो अक्सर दुर्घटनाएं होती थी, दुर्घटनाओं का मुख्य कारण था सिग्नल सिस्टम का फेल होना, इंटरलॉकिंग की खराबी, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग या फिर पटरी से गाड़ी का उतरना। ये मुख्य कारण अभी तक रेल की दुर्घटनाओं के रहे हैं। जो कार्य प्रारंभ किए हैं भारतीय रेल ने कि जितने भी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग हैं उसमें सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ रेल मंत्रालय ने अपना एक एमओयू पर साइन किया है, जिसके अंतर्गत मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी या आरयूबी का निर्माण करना। जब तक ये कार्य पूरे होते हैं तब तक उन फाटकों पर गेट मित्रों की तैनाती, जो वहां पर चलने वाले आम जन को बराबर इस बारे में अवगत कराते रहेंगे कि कब कौन सी ट्रेन आ रही है और उन खतरों के प्रति आगाह करते रहेंगे, तो बड़ी दुर्घटनाओं को
या किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोकने में ये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। तो यह कार्य भी भारतीय रेल की तरफ से हुआ है दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुंबई लोकल में सीसीटीवी की व्यवस्था जिस रूप में की है, आने वाले समय में अन्य मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में इस प्रकार की सुविधाएं देना, खासतौर से दिव्यांगों के लिए, जो दृष्टिबाधित पैसेंजर होते हैं और अक्सर उनके बारे में उनको पता नहीं लग पाता था, लेकिन ब्रेन लिपि के साथ कोचेस में लिखने की व्यवस्था, जिससे उनको आसानी से पता लग सके, वहां की जानकारी मिल सके, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके बारे में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, यह भारतीय रेल की आम जन के प्रति और खासतौर से उन पैसेंजर के लिए जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उन दिव्यांगों के लिए उनके प्रति एक संवेदनशीलता को ही प्रदर्शित करता है। महोदय, राष्ट्रीय एकीकरण में भी भारतीय रेल ने एक बड़ी भूमिका का निर्वाह किया है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, तो हम सदैव इस बारे में चर्चा करते रहे हैं। पहली बार आजादी के 70 वर्षों के बाद भारतीय रेल इस देश के पूर्वोत्तर के राज्यों में, खासतौर पर जो पूर्वोत्तर के राज्य अब तक इससे अछूते थे, इसमें गुवाहाटी से मेंदीपाथर लाइन जो मेघालय में पहली बार भारतीय रेल पहुंची है, इसी प्रकार मिजोरम के भैरबी और सेरंग रेलवे लाइन के द्वारा भी भारतीय रेल ने वहां उस क्षेत्र को जोड़ा है, और लमडिंग सिलचर रेल लाइन के द्वारा असम की बराक घाटी को भी जोड़ने का जो प्रयास हुआ है, यह स्वागत योग्य है। और खासतौर से इस संदर्भ में जब हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो वह क्षेत्र विकास में भी पिछले पायदान पर खड़ा है और उग्रवाद से भी त्रस्त है। विकास के माध्यम से हम उग्रवाद की समस्या का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं और भारतीय रेल इसमें बड़ी भूमिका का निर्वाह करेगा। यह एक शानदार पहल भारतीय रेल के माध्यम से देश के पूर्वोत्तर के राज्यों को जोड़ने के लिए, मिजोरम को, मेघालय को, बराक घाटी को जोड़ने का जो प्रयास हुआ है, यह एक अभिनंदनीय पहल है। महोदय, इसके साथ साथ देश के जो हमारे वे क्षेत्र थे जो खनन संपदा की दृष्टि से, प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से अत्यंत धनी हैं, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, लेकिन खनन संपदा हमारे पास है, प्राकृतिक संपदा हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन वहां पर रेल कनेक्टिविटी न होने के नाते ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा था वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। राज्य सरकारों के साथ, उड़ीसा की राज्य सरकार के साथ, झारखंड की राज्य सरकार के साथ, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार के साथ जो कार्य संयुक्त रूप से करने का प्रारंभ हुआ है, वहां पर रेल लाइन बिछाने के जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, वह एक शानदार पहल उन क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया को मूर्त रूप देने का एक अभियान तो है ही, लेकिन साथ साथ उस खनन संपदा के माध्यम से स्थानीय स्तर पर विकास के साथ साथ रोजगार सृजन और उन क्षेत्रों की समृद्धि की दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण पहल है। महोदय, एक बड़ा कार्य भारतीय रेल ने और प्रारंभ किया, और वह खासतौर पर जब हम बात करते हैं इस देश में, अक्सर हम लोग एक अन्य चिंता से आम जन को देखते हैं कि वह इस बात से चिंतित होती है, वह है पर्यावरण के प्रति। यद्यपि भारतीय रेल पर्यावरण के सापेक्ष मानी जाती है और पर्यावरण के अनुकूल चलने वाला परिवहन तंत्र है, भारतीय रेल ने जो एक प्रयास प्रारंभ किया है सोलर ऊर्जा का उपयोग करने का, वह एक शानदार पहल है। और मुझे लगता है कि जो इस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है, रेल मंत्रालय ने ही लगभग 30 किलोवाट का सोलर प्लांट की स्थापना रेल भवन के ऊपर किया है। रेवाड़ी रोहतक के बीच देश की पहली हरित ट्रेन का संचालन होता है। मुझे लगता है कि जब रेल मंत्रालय जैसा बड़ा मंत्रालय
पर्यावरण संरक्षण की दिशा से इस प्रकार की पहल करता है तो आम जन को इससे प्रोत्साहन मिलता है और वह इस प्राकृतिक ऊर्जा का जो सोलर ऊर्जा के रूप में है, इस ऊर्जा का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इस दृष्टि से वह एक इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेरणा प्राप्त करता है और वह भी अगर इस अभियान के साथ जुड़ जाएगा तो इस देश के अंदर ऊर्जा की एक बहुत बड़ी बचत होने वाली है आने वाले समय में। स्वच्छ भारत अभियान के साथ भी भारतीय रेल ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने स्वयं अपना एक डायरेक्टर इसके लिए तैनात किया है। भारतीय रेल ने इस दिशा में जो कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, वायु शौचालय की दृष्टि से एक बहुत शानदार पहल भारतीय रेल ने इस दिशा में किया है और लक्ष्य निर्धारित किया है अगस्त 2017 तक 80,000 वायु टॉयलेट रेल कोचेज में लगाने और 2019 तक लगभग 1,30,000 वायु टॉयलेट और 32,500 कोचेज में लगाने के लक्ष्य को लेकर के काम कर रही है। रेलवे ने सभी अपने मंडल रेलवे स्टेशनों पर जो सफाई की व्यवस्था की है एकदम मशीनीकृत कर दिया है, मैकेनाइज्ड सिस्टम वहां पर है और कहीं भी किसी भी मंडल मुख्यालय पर इस कार्य को देखा जा सकता। सफाई की व्यवस्था पहले की तुलना में काफी अच्छी हुई है और उसके अच्छे परिणाम वहां पर हम सबको देखने को मिल सकते हैं। किसानों की दृष्टि से जो कार्य भारतीय रेल ने प्रारंभ किया वह एक शानदार पहल प्रारंभ हुई है। खासतौर से हम लोग देखते थे किसान कोई अपनी कृषि उत्पाद लेकर के आता था लेकिन वह कहीं एक जगह पर आकर के डंप पड़ा रहता था, वहीं सड़ता रहता था। कोई किसानों की उस बात पर ध्यान नहीं देता था। किसान चिल्लाता था, उसकी आवाज संसद में उठती थी लेकिन उठने के बाद फिर गायब भी हो जाती थी। पहली बार यह प्रयास प्रारंभ हुआ है कि कृषि उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज कार्गो सिस्टम यहां पर दिल्ली में भारतीय रेल ने प्रारंभ किया है। अन्य केंद्र भी इसके प्रारंभ करने की योजना भारतीय रेल ने प्रारंभ की है। महोदय, भारतीय रेल की जब हम बात कर रहे हैं तो सचमुच इस बात पर हम लोगों को दुख होता है कि भारतीय रेल अब तक केवल लोगों के लिए अपने राजनीतिक एजेंडे को भुनाने का एक माध्यम बन गया था और उसी का दुष्परिणाम था कि इस देश के अंदर घोषित 30 वर्षों में जिन महत्वपूर्ण लगभग 676 परियोजनाओं की घोषणा की गई थी वह 30 वर्ष में मात्र 369 परियोजनाएं पूरी हो पाई। पहली बार ये प्रारंभ हुआ है कि जिन कार्यों को पिछले रेल बजट में माननीय रेल मंत्री ने घोषित किया वे लगभग पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने के कगार पर हैं। एक अच्छा प्रयास इस दिशा में प्रारंभ हुआ है और आज हम सबको एक योग्य रेल मंत्री मिलने के कारण रेल में आज जो संसाधनों का अभाव था, जो रेल सदैव इस बात के लिए कि जब हमें भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होगा तब हम इन योजनाओं को प्रारंभ करेंगे, आज वो स्थिति नहीं। आज तो भारतीय रेल ने गैर परंपरागत तरीकों से संसाधन उपलब्ध करने की व्यवस्था की है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने लगभग 1.5 लाख करोड़ का समझौता भारतीय रेल से किया है। रेल इंजन और कोच निर्माण इकाइयों में 100% प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विश्व बैंक और एशियाई बैंकों के माध्यम से भी जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, जो माननीय रेल मंत्री का प्रयास था कि हम आने वाले 5 वर्ष के दौरान लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारतीय रेल में करवाएंगे, इस दिशा में यह तेजी से बढ़ते हुए कदम भारतीय रेल के हम सबको दिखाई देते हैं। माननीय रेल मंत्री ने पिछली बार भी यहां पर घोषणा की थी रेल जोनों को अधिक स्वायत्तता देने के बारे में।
और वह एक बेहतर प्रयास रहा है, क्योंकि भारतीय रेल में रेलवे जोन विकास की आधारभूत इकाई है और अगर वहां पर स्वायत्तता नहीं रहती है तो स्वाभाविक रूप से किसी भी कार्य को करने में एक लंबा अंतराल केवल फाइल के आने जाने में ही खर्च होता था। आज वहां पर स्वायत्तता होने के नाते एक नई विकास की गति वहां पर देखने को मिली है और इसीलिए माननीय रेल मंत्री ने पिछली बार इस बात को कहा था कि हम रेल की गति के साथ राष्ट्र की प्रगति देखना चाहते हैं और साथ साथ यात्री की गरिमा को भी देखना चाहते हैं। आज भारतीय रेल को हम इन तीनों के साथ, रेल की गति के साथ साथ राष्ट्र की प्रगति और यात्रियों की गरिमा के साथ जोड़ करके देख सकते हैं, जो कार्य आज रेल मंत्रालय में प्रारंभ हुए हैं। और इस दृष्टि से जो रेल में और बेहतरी करने के जो प्रयास हो सकते हैं, इस मामले में जो देश भर के जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं उनकी सेवाओं को लेना, अर्थशास्त्री विवेक देवराय कमेटी की बहुत सारी जो रिकमेंडेशन थी उनको भारतीय रेल ने लागू करने का प्रयास किया है। रतन टाटा की अध्यक्षता में कायाकल्प परिषद गठित की गई है, जो भारतीय रेल के कायाकल्प को करने के लिए बेहतर प्रयास करने के लिए सुझाव दे रही है। मेट्रोमैन ई श्रीधरन के नेतृत्व में और पूर्व नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक श्री विनोद राय जैसे विभिन्न क्षेत्र के ख्यातिलब्ध जो विशेषज्ञ हैं, उनकी सेवाओं को भी समय समय पर लेकर के भारतीय रेल की बेहतरी के लिए जो प्रयास प्रारंभ कर रही है, वह हम भारतीय रेल के बढ़ते हुए कदमों के माध्यम से देख सकते हैं। और यही परिणाम है कि आज दिल्ली आगरा के बीच में सेमी हाई स्पीड ट्रेन प्रारंभ हुई है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में बेहतर काम हुआ है और साथ साथ रेल मंत्री की जो परिकल्पना का हिस्सा हीरक चतुर्भुज नेटवर्क है, उस पर भी बेहतर कार्य प्रारंभ हुआ है। महोदय, भारतीय रेल की जो भूमि है, एक बड़ी भूमि है भारतीय रेल के पास, जिस पर अवैध अतिक्रमण है। पहली बार भारतीय रेल ने अपनी पूरी भूमि का डिजिटलीकरण किया है और माननीय रेल मंत्री जी ने पिछले बार इस बात का उल्लेख किया था कि भारतीय रेल की जो भूमि है, इनके व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भी हम इसका उपयोग करेंगे। और मैं माननीय रेल मंत्री से इस बारे में अनुरोध करना चाहूंगा कि गोरखपुर जंक्शन में बाहर वहां पर बड़ी भूमि भारतीय रेल की है, जिस पर तमाम प्रकार का अवैध अतिक्रमण है। वहां पर ठेला खोमचा पटरी व्यवसायियों के द्वारा वहां पर रेलवे स्टेशन के बाहर के दृश्य को बड़ा बदसूरत सा बना दिया गया है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि रेलवे भूमि के वाणिज्यिक उपयोग की दृष्टि से अगर उस भूमि का उपयोग हो और उन्हीं लोगों का रजिस्ट्रेशन करा करके उन्हीं लोगों से किराए लेकर के उन लोगों को वहां पर व्यवस्थित रूप से पुनर्वास अगर भारतीय रेल कर ले, तो रेलवे स्टेशन जंक्शन की भी खूबसूरती सामने आ जाएगी। साथ साथ भारतीय रेल का राजस्व का लाभ भी उन्हें भारतीय रेल को प्राप्त होगा। यह एक महत्वपूर्ण पहल होगी। महोदय, जो एक बेहतर पहल इस अनुदान की मांगों पर प्रारंभ हुई है कि 2016-17 में 2800 किलोमीटर की रेल लाइन की तुलना में 2017-18 में 3500 किलोमीटर की नई रेल लाइन की शुरुआत, पर्यटन और तीर्थाटन के लिए समर्पित रेलगाड़ियां चलाने के बारे में घोषणाएं, रेलवे द्वारा राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यमों की स्थापना, जिसके अंतर्गत निर्माण और विकास के लिए 70 परियोजनाएं राज्य सरकार के साथ मिलकर के ज्वाइंट वेंचर में दोनों एक साथ मिलकर के चलाएंगे। 500 स्टेशनों पर लिफ्ट और एक्सीलेटर लगाकर बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास,
7,000 स्टेशनों पर सौर ऊर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव, 1,000 मेगावाट सौर मिशन के भाग के रूप में 2,000 रेलवे स्टेशनों के लिए कार्य शुरू करने की पहल, स्वच्छ रेल को ध्यान में रखते हुए एसएमएस आधारित क्लीन माई कोच सेवा ये प्रारंभ हो चुकी है, जिसका मैंने उल्लेख भी किया था। अन्य कोच संबंधी शिकायतों और आवश्यकताओं को दर्ज करने के लिए एकल विंडो प्रणाली यानी कोच मित्र सुविधा करने का जो प्रस्ताव है, 2019 तक रेल के सभी कोचेस में जैव शौचालय लगाने की व्यवस्था, ये सभी स्वागत योग्य कदम है। महोदय, रेल के अनुदान मांगों में नई रेल लाइन के लिए 800 किलोमीटर का प्रावधान, जिस पर 22,985 करोड़ रुपए, 2.19 किलोमीटर प्रतिदिन, आमान परिवर्तन के लिए 900 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 2.47 किलोमीटर प्रतिदिन का लक्ष्य है। रेलवे दोहरीकरण के लिए 1,800 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर 4.93 किलोमीटर प्रतिदिन, और वर्तमान वित्त वर्ष में 4,000 किलोमीटर के विद्युतीकरण का लक्ष्य है, जो विगत वर्ष में 2,000 किलोमीटर था, यानी 11 किलोमीटर प्रतिदिन। रेलवे परिचालन 2015-16 में बढ़कर के 2016-17 में 94.9% हुआ है और 2017-18 में 94.6% का जो लक्ष्य रखा गया है, ये एक स्वागत योग्य कदम है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। गोरखपुर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर बिहार का भी एक प्रमुख जंक्शन भी गोरखपुर में है। उस दृष्टि से, वहां के विकास की दृष्टि से मेरा अनुरोध होगा कि गोरखपुर से कोलकाता और मुंबई के लिए कुछ नई एक्सप्रेस गाड़ियों का संचालन हो। बिहार में दीघा पुल बनने के बाद अगर इस रूट से जाएगी तो अब तक गोरखपुर से कोलकाता की दूरी लगभग 24 से 26 घंटे लगते हैं। अगर इस नए रूट से अगर एक्सप्रेस गाड़ियां जाएंगी तो 12 से 13 घंटे में इस दूरी को पूरा किया जा सकता है। मेरा अनुरोध होगा कि गोरखपुर से कोलकाता और मुंबई के लिए नई एक्सप्रेस गाड़ियों का संचालन हो। गोरखपुर देहरादून जो राप्ती गंगा एक्सप्रेस है, इसको प्रतिदिन किया जाए। सप्ताह में मात्र 3 दिन संचालित हो रहा है। गोरखपुर से प्रयागराज इलाहाबाद के लिए इंटरसिटी और गोरखपुर से पटना के लिए भी इंटरसिटी के संचालन की व्यवस्था हो। पिछले रेल बजट में जो घोषित हुए थे, एक गोरखपुर में रेलवे की दृष्टि से लोको इलेक्ट्रिक सेट, उस पर कार्य प्रारंभ हो और सैजनवा बांसगांव दोहरी घाट रेल लाइन पर अब कार्य प्रारंभ हो। बहुत बहुप्रतीक्षित मांग है उस क्षेत्र की जनता का, ये स्वीकृत हो गया है। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करूंगा, लेकिन इस पर कार्य भी प्रारंभ हो। दूसरा, गोरखपुर में महाराजगंज में आनंदनगर, महाराजगंज घुगली नई रेल लाइन, इन पर भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा। और अंत में भारतीय रेल की दृष्टि से आरपीएफ और जीआरपी में अधिकारों को लेकर के एक विवाद चल रहा है। समय आ गया है कि जब भारतीय रेल जब हर क्षेत्र में काम कर रहा है तो आरपीएफ और जीआरपी के विवाद का समाधान हो, क्योंकि आरपीएफ रेलवे संपत्ति की सुरक्षा तो करता है, लेकिन कहीं पर कोई कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई कोई समस्या पैदा होती है तो फिर आरपीएफ के पास कोई अधिकार नहीं, फिर उसको जीआरपी के पास जाना पड़ता है, फिर दोनों में अधिकारों को लेकर के विवाद खड़ा होता है। समय आ गया है कि जब हम इस समस्या का समग्र समाधान निकाल करके आरपीएफ और जीआरपी में एक ऐसी फोर्स का गठन करें कि जो रेलवे परिसरों पर या रेलवे स्टेशनों पर या उसके आसपास होने वाले सभी रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के साथ साथ आम जन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे पर भी उसका समग्र समाधान निकाल सके। आपने मुझे इस पर अवसर दिया, आपको धन्यवाद देता हूं। चाय वाले
56 इंच का सीना रखने से कुछ नहीं होता, 4 इंच का दिल रख ले तो वो मर्द कहलाता है।